नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज्योग्राफी डिग्री पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर डिस्कस करेंगे। बच्चे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। बच्चे, चाहे किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे तो आपको एक सिलेबस भी पता चल जाता है। वैसे हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस का पूरा डिस्कशन हम अपने चैनल पे कर चुके हैं पहले से। आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्योग्राफी का सिलेबस देख सकते हैं पार्ट 1 का। यह है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है बच्चे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बी ए पार्ट 1 जो भी बच्चा ज्योग्राफी जिनका भी सब्सिडरी है, ज्योग्राफी जिनका भी सब्सिडरी है, उनका ये पेपर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। ठीक, ऑब्जेक्टिव तो वैसे ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, लेकिन अगर 5-7 साल का अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर 5-7 साल का पीछे का देख लेते हैं, तो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन तब रिपीट हो सकता है, एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। नहीं तो कम से कम 1-2 साल का पहले का तो देख ही सकते, इतना तैयारी आप कर सकते हैं, ताकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चे, एग्जाम के समय में क्वेश्चन यदि अवेलेबल होता है तो हम जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे सभी को हम जरूर क्वेश्चन बता देंगे, जैसा पहले भी हुआ है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे इस बार के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे सभी को हमने मदद किया था एग्जाम के समय क्वेश्चन अवेलेबल हुआ था। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम जरूर आप सबको बताएंगे बच्चे। ओके, ऑब्जेक्टिव में तो आप चिंता करने की बात नहीं है। सब्जेक्टिव आपको खुद से करना पड़ेगा बच्चे, सब्जेक्टिव आपको खुद से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आप कहीं से रट के नहीं जा सकते। कंटेंट आपको खुद से ब्रेन में एक ये लंबे प्रैक्टिस के बाद आता है। बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। कंटेंट जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, क्या क्या लिखना है किस आंसर में, तो वो सब आपको अपने खुद से अपने ब्रेन में फिट करना पड़ेगा। आपको पढ़ के जाना ही होगा, तभी हो सकता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आप खुद से कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव हम यहाँ करा देते हैं, और एग्जाम के समय यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बहुत पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि अर्थ क्रस्ट का सबसे डोमिनेंट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक, अर्थ का जो ऊपर से लिथोस्फीयर है बच्चे, उसमें सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट मिलता है। पहला है, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की परत का एक प्रमुख तत्व है। मतलब पृथ्वी की परत जो लिथोस्फीयर है, ऊपर का परत है क्रस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा कौन मिलता है। एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन बच्चे, कौन, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ का भी, यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी, और आपके ग्रेजुएशन के लिए, तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आइए इसका हम रेफरेंस भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट कितना है उसका परसेंटेज देख लेते हैं। हाइड्रोजन 0.14% है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.6% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, सिलिकॉन 27.7% है। तो मतलब 1 नंबर पर कौन है आपका, ऑक्सीजन है। 2 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर आपका सिलिकॉन है। ठीक, और 3 नंबर पर आपका एल्यूमिनियम है। तो सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन 46.6%। परसेंटेज ध्यान रहा तो बेहतर है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बस ये याद ध्यान रखें कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मिलता है वो कौन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन। समुद्र में जो समुद्र का जो खारापन होता है, सैलिनिटी मतलब क्या, खारापन, नमकीनपन जो होता है, वो उसका मेन स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है। लैंड है, मरीन लाइफ है, मेटेरॉइड्स है, या वोल्केनो है। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है। भूमि है, समुद्री जीवन है, या मेटेरॉइड्स उल्कापिंड है, या ज्वालामुखी है। ओके बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है, समुद्र में जो सैलिनिटी का मेन रीजन कौन है आपका, लैंड है। लैंड से के कारण ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होता है। आपको हम इसका भी रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ओशियन साल्ट, समुद्र का जो खारेपन है, ओशियन साल्ट प्राइमरली कम्स फ्रॉम रॉक्स। कहाँ से आता है, चट्टान से आता है। ऑन लैंड एंड ओपनिंग इन द सी फ्लोर। जो चट्टान धरती पर, लैंड पर है, वो अंत में जब कहाँ सारा नदी उसको बहा के ले जाती है, सारे चट्टान को समुद्र में ले जाती है, तो उसी से आता है। साल्ट इन द ओशन कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। समुद्र में जो नमक है 2 सोर्स से आता है, 2 स्रोत है उसका आने का। पहला, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड एंड ओपनिंग इन द सी फ्लोर। जो लैंड जो है,
ज़मीन मान लीजिए कहीं वही ज़मीन क्या मतलब पानी के साथ जो बह जाता है, कह सकते हैं वाटर के साथ जो डिजॉल्व हो जाता है नदी के रूप में वो। और ओपनिंग इन द सी फ्लोर, रॉक्स ऑन लैंड आर द मेजर सोर्स ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन सी वाटर। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, रॉक्स ऑन लैंड, रॉक्स ऑन लैंड आर द मेजर सोर्स ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर। ज़मीन पर जो रॉक्स हैं वो साल्ट मतलब साल्ट का जो मेजर स्रोत है, नमकीन खारा पानी होने का नमकीन मेजर स्रोत क्या है, तो रॉक्स ऑन लैंड, तो वो इसलिए लैंड ऑप्शन सही था। तो द मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी क्या हो गया, आंसर इसका लैंड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, इन जर्मनी सर्क इज कॉल्ड, जर्मनी में सर्क को क्या कहा जाता है, तो इसको एज डायरेक्ट याद रखिए, जर्मनी में सर्क को कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, कार, डी ऑप्शन सही है, जर्मनी में सर्क को कार कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सिंक होल इज एसोसिएटेड विथ, सिंक होल टर्म किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए है ग्लेशियर से, बी है रनिंग वाटर से, सी है आपका वाइंड एक्शन से, और डी है अंडरग्राउंड वाटर से। इसी को हिंदी में देख लिए बच्चों, घोलरंध, सिंक होल का मतलब क्या था, घोलरंध शब्द जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, ग्लेशियर से या बहता हुआ पानी से या पवन संबंधी कार्य से या भूमिगत जल से। तो जो सिंक होल टर्म एसोसिएटेड है अंडरग्राउंड वाटर से, भूमिगत पानी से, किससे, भूमिगत पानी से, डी ऑप्शन सही है। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए बच्चों रेफरेंस, ए सिंक होल इज डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड, ए सिंक होल इज डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड, डिप्रेशन कहाँ है, मतलब जमीन में एक डिप्रेशन है, that has no external surface drainage, sinkhole are most common in what geologists call karst terrain. These are regions where the types of rock below the land surface can naturally be dissolved by underground circulating dam, तो वही सिंक होल किससे एसोसिएटेड है, अंडरग्राउंड वाटर से, जो ग्राउंड वाटर है उसी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर, वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द स्वेज कनाल वाइल गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू, बॉम्बे से कहाँ आप जाएंगे तो आपको स्वेज कनाल पास नहीं करना पड़ेगा। स्वेज कनाल के किस रास्ते से नहीं जाएंगे, हिंदी में देख लेते हैं इसका, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। बॉम्बे से आप कौन से स्थान पर जाते हैं तो आपको स्वेज कनाल होके पास करना नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर है बच्चे स्वेज। कहाँ, स्वेज, बॉम्बे से यदि आप स्वेज जाते हैं तो आपको स्वेज कनाल के थ्रू होके जाना नहीं पड़ेगा, मतलब स्वेज कनाल में आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, देखते हैं। देखिए इसका रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस में कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। ये स्वेज कनाल से क्वेश्चन तो अधिकतर आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एल स्विस इज द न्यू नेम ऑफ स्वेज, एल स्विस स्वेज का नया नाम है, विच इज़ ऑन द स्टर्न एंड ऑफ द स्वेज कनाल, स्वेज कनाल के पूर्वी छोर पे है। एंड वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू स्वेज, किसी को मतलब आप अगर स्वेज जाना चाहते हैं तो स्वेज कनाल को पास नहीं करना पड़ेगा। फॉर रीचिंग दिस प्लेस, इस स्थान पर जाने के लिए, मतलब स्वेज जाने के लिए आपको स्वेज कनाल पास करना नहीं पड़ेगा। ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई, यदि मुंबई से ट्रैवलिंग करते हैं। एल इस्कांडेरिया, एलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सेड एंड दामाल आर इन द मेडिटेरियन कोस्ट एंड वन कैन नॉट रीच दीज स्टेशंस अनलेस ही पासेस थ्रू द स्वेज कनाल, मतलब जब तक आपको स्वेज जाना है तो स्वेज कनाल को पास नहीं करना पड़ेगा, मूल बात यही है बच्चे। तो रेफरेंस भी आपको दिखा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सके तो बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल्स आर मेनली यूज इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, मतलब कौन सा कोयला जो है आयरन ओर के स्मेल्टिंग में यूज होता है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। स्मेल्टिंग मतलब आयरन ओर को जो है पिघलाने के लिए किस कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो कोयला तो मेनली 3 प्रकार का है, वैसे 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन जो स्मेल्टिंग ऑफ ओर में यूज होता है उस किसका होता है, बिटुमिनस का। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किस आयरन ओर का इस्तेमाल होता है, कोल का इस्तेमाल होता है, तो बिटुमिनस का। ओके बच्चों, लौह अयस्क को, आयरन ओर को पिघलाने के लिए, स्मेल्टिंग के लिए बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल होता है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, रेफरेंस दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों,
मेटलर्जिकल कोल यूज्ड इन द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इज बिटुमिनस। मतलब वो मेटलर्जिकल कोल जो आयरन के पिघलाने में, लोह अयस्क को पिघलाने में यूज होता है, वो कौन है आपका? बिटुमिनस है। मेटलर्जिकल कोल यूजुअली रैंक्ड इन बिटुमिनस। मेटलर्जिकल कोल को यूजुअली किस में रैंक किया गया? तो बिटुमिनस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। अरेंज द फ्लोइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन और इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब आपको कंट्री का नाम दिया हुआ है बच्चे, और इसमें से आपको अरेंज करना है। कंट्री का नाम दिया हुआ है आपको, 1 मिनट, यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादों की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये कंट्री का नाम दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, और बताना है कि सबसे ज़्यादा आयरन प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसके असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, आरोही क्रम में, इंक्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा से कम के में आपको दिखाना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है, और उसके कम, उससे कम, उससे कम। तो देखिए बच्चों, जो ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन यही है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में, फिर चीन में, फिर भारत में। मतलब 1 2 3 4 क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 इसका होना चाहिए ऑप्शन। देखते हैं, इसका रेफरेंस आप देख लीजिए पहले। देखिए बच्चों, रैंक है, कंट्री है, यूजेबल आयरन ओर प्रोडक्शन, आयरन ओर प्रोडक्शन का आपको दिया हुआ है टन में। ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे है, 2 नंबर ब्राज़ील है, 3 नंबर पे चाइना है, 4 नंबर पे इंडिया है। ओके, तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रेजुएशन तो वही का लेवल, ग्रेजुएशन का लेवल तो कॉम्पिटिशन का लेवल है ही बच्चे, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और स्वेज कैनाल वाला जो आपको हम बताए थे पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, विच वन इज अ कॉमर्शियल क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक क्रॉप फसल है? कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब जिसको खेती करने से आपको अच्छी लागत, मतलब जो आपको उसको बेचने पर अच्छी लागत, आपको इनकम प्राप्त हो, वो कौन सा है? तो इसमें सबसे पहला जो कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में कहीं भी पढ़ाया जाता है एग्जाम्पल में, कॉटन। कॉटन के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चे, कॉटन एक कॉमर्शियल क्रॉप है, इससे अच्छा इनकम आता है। ठीक, लेकिन कॉटन कहीं देखिएगा ऑप्शन में है ही नहीं कॉटन। तो कॉटन के बाद जो सेकंड नंबर पे है कॉफ़ी। कौन है बच्चे? कॉफ़ी। कॉफ़ी का इस्तेमाल पूरे दुनिया में बहुत जगह किया जाता है, और ये भी एक कॉमर्शियल क्रॉप का ही एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आप ध्यान रखें, कॉफ़ी। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द बिजिएस्ट सी रूट। दुनिया का सबसे व्यस्तम सी रूट कौन है? व्यस्तम सी रूट कौन है? तो स्वेज कनाल। कौन है बच्चे? स्वेज कनाल। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट। मतलब वही बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट कौन है, या बिजिएस्ट कैनाल कौन, बिजिएस्ट रूट कौन है, सी रूट कौन है? तो स्वेज कैनाल। कौन है ऑप्शन? स्वेज कैनाल वाला ही सही है, स्वेज कैनाल। वही, यही सब ऑप्शन वहाँ भी था बच्चे, केप रूट, मलक्का स्ट्रेट, पनामा कैनाल, तो स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल करेक्ट रूट है, करेक्ट आंसर आपका स्वेज कैनाल ही बिजिएस्ट ओशनिक ट्रेड रूट है। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसी में और क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, जैसे देखिए, द कैनाल विच लिंक अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। वह कैनाल जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को लिंक करता है, वो आपका पनामा। कौन है वो? पनामा। पनामा कैनाल। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड। वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। फिर देखिए, द पनामा कैनाल इज डिफरेंट फ्रॉम द स्वेज कैनाल एज इट हैज़। पनामा कैनाल स्वेज कैनाल से डिफरेंट कैसे है? तो ये क्या है? तो लॉक सिस्टम है। पनामा कैनाल क्या है? तो लॉक सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आसानी से, फॉलोइंग बिजिएस्ट सी रूट कौन है बच्चे? स्वेज कैनाल। ध्यान रखेंगे, स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव बच्चे, ऑब्जेक्टिव का आपको चिंता नहीं करना है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम के समय यदि क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का चिंता ना करें आप, अगर अवेलेबल हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, या हम ही डिस्कस कर देंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसी से हो जाएगा। सब्जेक्टिव को आपको विशेष फोकस करना है बच्चे, क्योंकि 20 से 25 पेज लिखना पड़ता है, और इतना ज़्यादा एक साथ 3 घंटा में लिखना बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसका दिमाग में आना भी चाहिए ना, शब्द जो लिखिएगा वो शब्द आना भी चाहिए, साथ साथ लिखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेशन बनाना वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस आपको पहले से करना होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ती जाइए, थोड़ा थोड़ा कंटेंट अपने दिमाग में मटेरियल भरती जाइए, इन्फॉर्मेशन, ताकि आप आसानी से वहाँ पर लिख सके। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा आप आसानी से उतना अच्छा लिख पाएंगे बच्चे। नहीं तो एग्जाम में आप वहाँ पर नहीं कहते दिन में तारा दिखना, तो वही दिन में तारा दिखेंगे आपको। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव वाला देखिए,
इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। डिस्क्राइब द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। इंटीरियर स्ट्रक्चर, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में, जब कोर जो पढ़ते हैं उसको आपको डिस्कस करना है। थर्ड है प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द टाइप ऑफ माउंटेन एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ देयर बिल्डिंग, पर्वतों के प्रकार का विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा उनके निर्माण की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। आप बताइए ये पूरा जो प्रोसेस को आप डिस्कस कीजिएगा तो ये 1 से 1.5 पेज से नीचे में तो एग्जामिनर जो है संतुष्ट होगा ही नहीं। तो इसके लिए बच्चे इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज इकट्ठा गेन करना पड़ेगा। किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, गेस्ट पेपर या तो मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़ लीजिए या तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 11th का भी NCERT यदि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पार्ट 1 तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर नहीं रहता है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो उससे तैयारी कीजिए, लेकिन नॉलेज गेन कीजिए बच्चे, तभी जाके आप अच्छा लिख पाएंगे। नहीं तो एवरेज नंबर कर देगा, सेकंड थर्ड ही करता है, अधिकतर को सेकंड थर्ड ही करता है। फर्स्ट करने के लिए आपको अंतिम पेज तक लिखना पड़ेगा बच्चे, तब जाके वो नंबर देता है एग्जामिनर, और भी अच्छा से लिखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन। 4th नंबर देखते हैं, डिस्कस द इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कास्ट टोपोग्राफी, भूमिगत जल, जो भूमिगत जल है कास्ट स्थलाकृति द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलों का विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, गिव द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल पोलिप एंड क्लासीफाई द कोरल रीफ, प्रवाल के विकास की दशाओं को प्रस्तुत कीजिए एवं प्रवाल भित्तियों का वर्गीकृत कीजिए। 6 नंबर, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ आयरन और एट वर्ल्ड लेवल, विश्व के संदर्भ में लौह अयस्क का संसाधन का विवरण की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। 7th नंबर, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल ग्रेन एंड डेयरी फार्मिंग, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि एवं दुग्ध पशुपालन कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर, डिस्कस द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण का विवेचना कीजिए। 9th नंबर, राइट नोट ऑन स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल पर बच्चे आपको नोट लिखना है, टिप्पणी स्वेज पर टिप्पणी लिखिए। अब कहे आपको स्वेज कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज कैनाल वाला बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से तैयार करना हो, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अगर साइड से कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो टोटल 9 क्वेश्चन था यहाँ पर बच्चे। सब्जेक्टिव आपको खुद से करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको, चाहे गेस्ट पेपर हो या आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो वो बढ़िया चीज़ है। आप जहाँ से भी हो खुद से नॉलेज गेन कीजिए बच्चे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए ताकि आप आसानी से वहाँ पर लिख पाएँ। क्योंकि ये सब चीज़ आप मान लीजिए जैसे पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं लिख सकते अपने मन से। ये आपका कोई आपका लैंग्वेज नहीं है, साहित्य नहीं है, लिटरेचर नहीं है कि उसमें आप निबंध लिख रहे हैं। ठीक, इसमें आपको जो है इन्फॉर्मेशन ही लिखना पड़ेगा। स्वेज कैनाल के बारे में जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप नहीं लिख सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बोले हैं चिंता नहीं करें, ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे, सब्जेक्टिव आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चे। क्योंकि जैसे ही ये अप्रैल मई के बाद हो सकता है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाए, पहले पार्ट 1 का ही एग्जाम होता है, तो वहाँ आपको फिर दिक्कत ना हो जाए, अचानक अंत में जाकर आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा तो जब कहते हैं पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने लगेगा, कहेगा अभी तक कुछ मेहनत किए नहीं, अब क्या हो सकता है, तो आप छोड़ दीजिएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा जो भी आप क्वेश्चन देख के इसको लिख लीजिए बच्चे। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर सभी क्वेश्चन को लिखें, कोई एक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है, किसी एक क्वेश्चन को आप तैयार कर दें, एक दिन में एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए अच्छे से, और तो उसको उसके जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार पढ़िए ताकि कंटेंट आपको याद रहे, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे सीख कीजिएगा, आपका बच्चे बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कोई नीडी हो, कोई आपका फ्रेंड हो, उसको भी आवश्यकता हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक की तो बात ही, बहुत सारे बच्चे देखते हैं बच्चे लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बच्चे हम अपना टाइम दे के आपके लिए मटेरियल उपलब्ध करते हैं, तो थोड़ा तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना। धन्यवाद दोस्तों।